नमस्कार साथियों, मैं सुनील रियाल और आप देख रहे हैं हमारा प्रगति मीडिया उत्तराखंड। और आज मेरे साथ विधानसभा देवप्रयाग के ग्राम चिलेड़ी जिला पंचायत सीट से निर्वाचित हुए श्री उत्तम सिंह असवाल जी। उत्तम सिंह असवाल जी कांग्रेस पार्टी के देवप्रयाग विधानसभा और नरेंद्रनगर विधानसभा के जिलाध्यक्ष हैं। और आज इनसे जानते हैं कि किस प्रकार से राजनीतिक समीकरण इस प्रदेश और इस जिले में चल रहा है। भाई साहब प्रणाम। सादर प्रणाम। आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन हमारे चैनल पर। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपके सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम। आप अभी कांग्रेस पार्टी के जिलाध्यक्ष हैं और आपके पास 2 विधानसभा की जिम्मेदारी है, देवप्रयाग और नरेंद्रनगर। तो पहले मैं ये जानना चाहूँगा कि ऐसा क्या है सिस्टम कि आपके पास 2 विधानसभा है और टिहरी जिले में 2 जिले हैं, 2 जिलाध्यक्ष हैं पार्टी के। नहीं, देखिए, जितने भी पार्टियां हैं उन सब के संगठनों में संगठन के जिले अलग हैं। तो चाहे वो कांग्रेस हो या कोई और पार्टी, सबकी स्थितियां ये हैं कि उन्होंने अपने संगठन के हिसाब से जिलों को वो किया है। क्योंकि नरेंद्रनगर और देवप्रयाग जो 2 विधानसभाएं हैं वो पौड़ी लोकसभा में पड़ती हैं, और जब भी लोकसभा के चुनाव होते हैं तो उन्हें कोऑर्डिनेट करने में दिक्कतें आती हैं। क्योंकि जो बाकी की 4 विधानसभाएं डिस्ट्रिक्ट टिहरी की हैं तो वो पड़ती हैं टिहरी लोकसभा में। इस वजह से उन 2 विधानसभाओं को अलग संगठन का जिला बनाया गया है। हर पार्टी ने, चाहे देहरादून में आप देखिए 3-3 जिले बने हुए हैं, तो जो बड़े डिस्ट्रिक्ट हैं उसमें संगठन के अलग जिले हैं। और हमारे डिस्ट्रिक्ट टिहरी में संगठन के 2 जिले हैं, एक जिला जो टिहरी है और दूसरा जिला जो देवप्रयाग के नाम से है, जिसमें देवप्रयाग और नरेंद्रनगर विधानसभा है। जी भाई साहब, आप जिला पंचायत का चुनाव लड़े चिलेड़ी जिला पंचायत सीट से, और चुनाव में आप निर्वाचित हुए। जनता ने आपको पूर्ण सहयोग और बहुमत दिया है, और उसके बाद चुनाव आयोग के द्वारा, कोर्ट के द्वारा किसी दायर में आपके उसमें अपील की गई थी, तो आप स्टे लगा दिया गया था कि आप शपथ नहीं लेंगे। उसके बाद कुछ समय तक आपकी 2 जगह मतदान को लेकर आपका जो ये चला सिस्टम, तो उसके बाद आपने शपथ ली। जब कोर्ट ने वो आदेश निरस्त किया और आपके पक्ष में फैसला सुनाया, तो क्या प्रक्रिया रही? देखिए, मैं चिलेड़ी जो हमारा वार्ड है लोस्तु बड़ियारगढ़ की देवतुल्य जनता ने अपना आशीर्वाद दिया और हम वहां से जीत के आए। उसके बाद 2 जगह नाम होने पर वहां पर जो हमारे विपक्ष में जो चुनाव लड़े थे हमारे साथ, जो और 2 कैंडिडेट थे, उन्होंने मेरे नाम पर 2 जगह नाम होने पर अपनी आपत्ति जताई और कोर्ट ने बिना मुझे सुने मेरी शपथ पर रोक लगा दी थी। फिर हम उसके बाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में लड़े, हमने अपना पक्ष रखा और पक्ष रखने के बाद माननीय जिला न्यायालय ने हमें शपथ देने पर रोक जो लगी थी उसे हटाया। उसके लिए हम उनका धन्यवाद भी देते हैं। और जो लोस्तु बड़ियारगढ़ की देवतुल्य जनता ने जो हमें सहयोग दिया, जो उनकी जो जन आकांक्षाएं थी, जो एक तरफा उनका, उसके लिए मैं उनका धन्यवाद देता हूं। और निरंतर अब आगे क्षेत्र के विकास के लिए हम कार्य कर रहे हैं। राजनीति है और क्षेत्र में आपकी अच्छी खासी भूमिका है, तो किस प्रकार का कार्य आप कर पा रहे हैं? देखिए, मेरा प्रयास रहता है कि मैं प्रत्येक गांव में, जब मुझे चुनाव जीत कर गया उसके बाद मैं प्रत्येक गांव में गया, प्रत्येक गांव में मैं धन्यवाद देने के लिए गया और उन लोगों से मैंने वहां की जन समस्याएं नोट की। प्रयास रहता है कि जो पद है उसको, उसके जो काम होने वो होने ही होने, लेकिन हम अपने क्षेत्र के लिए, अपने देवप्रयाग विधानसभा के लिए या अपने समाज के लिए हम क्या कर सकते हैं, उस पर हमारा प्रयास रहता है कि लगातार हम लोग क्या कर सकते हैं उस पर काम करते हैं। तो हम लोग शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में और अपनी जो संस्कृति है उसके संरक्षण संवर्धन के क्षेत्र में लगातार काम करते रहते हैं। तो लगातार पिछले 3-4 महीनों से, चाहे वो चुनाव भी थे उस दौरान से अभी तक, लगातार हर 10-15 दिन में हम लोग स्वास्थ्य कैंप कर रहे हैं। कल भी स्वास्थ्य कैंप था, आज भी स्वास्थ्य कैंप है, कल भी स्वास्थ्य कैंप है, और इसी तरह से इन सब के उसके लिए लगातार वहां पर आधार कार्ड के कैंप हम लोग क्षेत्र में कर रहे हैं। और एक प्रयास रहता है कि क्षेत्र में शिक्षा, स्वास्थ्य और जो हमारी संस्कृति है इस पे हम लोग काम करते रहे। असवाल जी, आपसे हम जानना चाहेंगे, क्योंकि आप राष्ट्रीय दल के जिलाध्यक्ष हैं और 2 विधानसभाएं आपके अंतर्गत आती है, तो विकास कार्यों की अगर बात करें तो उत्तराखंड में जो विकास की भूमिका है, तो किस नजरे से आप देख पा रहे हैं?
अब देखिए, पिछले 10 साल लगभग होने वाले, 9 साल हो गए हैं जब से 2017 के बाद भाजपा की सरकार प्रदेश में आई है। तो आप देखिए कि 2012 से और सिर्फ 17 का ही कांग्रेस का अगर कार्यकाल आप उठा के देखेंगे तो हमारे उत्तराखंड में राज्य स्तर से लेके और राष्ट्रीय स्तर तक के बड़े बड़े संस्थान खोलेंगे। आप मेडिकल कॉलेजों की बात करें, आप डिग्री कॉलेजों की बात करें, आप देश का 13वां संस्कृत संस्थान की बात करें, आप देश की 5वीं एनसीसी का, या बड़े बड़े जितने भी प्रोजेक्ट हैं, चाहे वो ऑल वेदर वाली बात हो या चाहे वो रेलवे वाली बात हो, कर्ण पर्याप्त रेल लाइन बिछाने की बात हो, ये सारे कांग्रेस के जमाने में हुए हैं। और आप सब जानते हैं कि रेलवे में जो ऋषिकेश से लेके कर्ण पर्याप्त तक है, इसके लिए 8,500 करोड़ कांग्रेस ने 2014 से पहले स्वीकृत किए थे। ये जरूर अब इनके कार्यकाल में आगे बढ़ रही है, लेकिन 2014 से पहले जो है रेलवे के लिए भी 16,500 करोड़ का ये बजट है और 8,500 करोड़ 50% कांग्रेस ने इसे पहले ही दे दिया था। बीजेपी की श्रेय लेने की आदत है, लेकिन सच्चाई ये है वो कांग्रेस की योजना है। इसके साथ साथ ऑल वेदर रोड, इस ऑल वेदर रोड का नाम 4 धाम सर्किट योजना था और ये कांग्रेस की देन है। आज इसका श्रेय भी लेने का इन्होंने काम किया और इसमें बहुत बड़ा घोटाला भी किया। मैं आपकी बात काटूंगा। आप बोल रहे हैं कि कांग्रेस का काम था, कांग्रेस ने किया। सत्ताधारी दल इस समय माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जो ये देश चल रहा है, इनके जो नेतागण हैं उनका मानना है कि भाजपा के राज में ऑल वेदर और रेल परियोजना, जो कर्ण प्रयाग रेल परियोजना है और अभी इधर वाली भी है अपना चिन्यालीसौर तक जो बननी है, तो भाजपा के राज की बात करते हैं कि बीजेपी ने इस योजना को चलाया है। नहीं, ये सब झूठ है। और सबसे बड़ी बात ये है, आपने उत्तराखंड का ही अभी इसी हफ्ते का आपने एक प्रकरण देखा होगा जो बहुत बड़ा घोटाला है कि हमारे प्रदेश के मुखिया ने 1,000 करोड़ से ज्यादा सिर्फ मीडिया पे खर्च किया है। यानी कि ये सरकार सिर्फ जो मेन स्ट्रीम मीडिया से लेके जो छोटे छोटे मीडिया घराने भी हैं, उनमें सिर्फ उनको जो है रिश्वत देती है, पैसा देती है और अपना प्रचार प्रसार करती है। सच्चाई ये है कि ये सारी योजनाएं कांग्रेस की हैं और ये श्रेय लेने का काम करते हैं। ठीक है, आज वो सत्ता में है वो श्रेय ले, लेकिन जनता जानती है और जनता जान रही है कि वास्तव में इन पिछले 9 सालों में उत्तराखंड को क्या मिला। सिर्फ और सिर्फ पेपर लीक मिला, सिर्फ और सिर्फ महिला अत्याचार मिला, सिर्फ और सिर्फ जो भ्रष्टाचार इस प्रदेश को मिला और युवाओं पे लाठियां मिली, युवाओं को रोजगार नहीं मिला। नहीं, आपने बात की कि कितना करोड़ बोला आपने? 1,000 करोड़ से ज्यादा करोड़ मीडिया पे अपना ऐड हाँ, देने के विज्ञापन देने के लिए वर्तमान सरकार ने दिया है। तो उस ऐड में हमने भी कहीं देखा है किसी वीडियो में, लेकिन जो स्थानीय चैनल हैं इस प्रदेश के, तो उनका कहीं जिक्र नहीं है। क्या भारतीय मीडिया को सरकार द्वारा दिया गया? स्थानीय मीडिया में जो बहुत छोटे यूट्यूबर या उस तरह के लोग हैं उनको छोड़ के स्थानीय चैनलों के साथ साथ नेपाल और ये अपना मेरे ख्याल से जो हमारे नॉर्थ के कुछ स्टेट हैं, नागालैंड वगैरह, यहाँ तक के असम, नागालैंड, यहाँ तक के मीडिया चैनलों को पैसा दिया गया। अब सोचिए कि भाजपा सरकार आखिर प्रदेश को किस कर्जे में जो है डुबाने जा रही है। हमारे प्रदेश का जितना बजट है उसका 5 गुना हमारे ऊपर कर्ज है। तो ऐसे क्यों नहीं हो रहा है कि विपक्ष भी अपनी भूमिका देखने को आता है कि कहीं कहीं नहीं निभा पा रहा है? क्योंकि प्रदेश का जो पैसा है अगर किसी में भी देना है, चाहे विज्ञापन में दो या किसी में भी, इसी प्रदेश को क्यों नहीं दिया जा रहा है? देखिए, विपक्ष कहीं भी पीछे नहीं है। विपक्ष प्रत्येक दिन इस पे काम कर रहा है। हमारे प्रदेश अध्यक्ष करण महाराज जी से लेकर हमारे शीर्ष नेतृत्व तो लगातार इस पे आवाज उठा रहे हैं। दुर्भाग्य यह है कि जिस मीडिया को पैसा मिला वो क्यों बताएगा कि मुझे इतने करोड़ पैसे मिले, वो नहीं दिखा रहा है। लेकिन जो सोशल मीडिया से लेकर जो छोटे यूट्यूबर जो और लोग हैं जो हमारी मदद करते हैं, या वास्तव में जो लोग वास्तव में जन सेवक हैं, उत्तराखंड का भला चाहते हैं, वो लोग लगातार इन बातों को उठा रहे हैं। और उनके चैनलों पे आप देखेंगे उन्होंने एक एक चैनल का विस्तार से जो है दिया है कि इसको 10 करोड़ मिले, इसको 20 मिले, इसको 50 करोड़ मिला। एक साल का खर्चा है ये सिर्फ 1 साल का खर्चा है कि 1,000 करोड़ सिर्फ मीडिया पे खर्च करने के लिए दिया गया कि ताकि एक मुख्यमंत्री की जो
इमेज है वो धाकड़ धामी के रूप में दिखे, धांधली धामी के रूप में नहीं दिखे। जबकि सच्चाई ये है कि मुख्यमंत्री जी धाकड़ धामी नहीं, धांधली धामी के रूप में पूरे प्रदेश में देखे जा रहे हैं। पेपर लीक हो रहे हैं, धांधलियां हो रही हैं, भ्रष्टाचार हो रहा है, धांधलियां हो रही हैं, महिला अत्याचार हो रहा है, धांधलियां हो रही हैं। क्योंकि धांधली इसलिए मैं कहूंगा, अंकिता भंडारी हत्याकांड इतना बड़ा मामला हुआ और भाजपा के छोटे से लेकर और बड़े कार्यकर्ता तक एक पोस्ट तक उन्होंने सोशल मीडिया में नहीं डाली अंकिता के पक्ष में। ये स्थितियां हैं, आखिर कहां समाज जा रहा है? तो ये सिर्फ धांधली धामी जी हैं, उनके छवि को चमकाने के लिए भाजपा इस तरह की प्रोपेगेंडा करती है। ऐसा तो नहीं है कि सत्ताधारी पक्ष जो है विपक्ष की कमजोर भूमिका का फायदा उठा रहे हैं? ये बिल्कुल नहीं है, विपक्ष कमजोर नहीं है, विपक्ष बहुत मजबूत है। और अगर विपक्ष मजबूत नहीं होता तो आप जानते हैं कि सत्ता पक्ष ने दिल्ली में केदारनाथ धाम खोल दिया था। हम लोग स्वयं, मैं उसमें था, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी के नेतृत्व में हरिद्वार से लेकर केदारनाथ तक पैदल यात्रा हुई। उस पैदल यात्रा में मैं स्वयं भी था। हम लोग लगातार पैदल चले, एक दिन 30-30 किलोमीटर पैदल चले, सैकड़ों लोग पैदल चले। और ये उसका परिणाम हुआ कि भाजपा को अपना निर्णय मुख्यमंत्री को पीछे खींचना पड़ा और वहां पर बद्रीनाथ धाम को बंद करना पड़ा। आखिर जो धाम शंकराचार्यों ने हमारे इस पूरे देश में स्थापित किए हुए, ये भाजपा पार्टी तो वो है कि धर्म के नाम पे उनको भी बदलने जा रही है। आखिर केदारनाथ धाम को दिल्ली में खोलने का क्या मतलब है? ये सिर्फ धर्म के नाम पे, हिंदू मुसलमान के नाम पे राज करने वाले लोग हैं। इन्हें न धर्म से कोई लेना देना है, न हिंदू से कोई लेना देना है। असवाल जी, बात करें 2027 का विधानसभा चुनाव प्रदेश में आने वाला है और काफ़ी तैयारियां जोरों शोरों पर चलने शुरू हो गई है। तो आप एक कांग्रेस के जिला अध्यक्ष हैं, तो कांग्रेस किस भूमिका के साथ 2027 की तैयारी कर रहे हैं? देखिए, कांग्रेस लगातार, जो हमारे प्रदेश प्रभारी हैं शैलजा जी, हमारे जो सह प्रभारी हैं वो लोग, और हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी और हमारे जो सीनियर लीडर हैं, 27 के चुनाव को बहुत मजबूती से लड़ने के लिए पिछले लगातार, जब से हम 2022 का चुनाव हारे उसके बाद लगातार काम कर रहे हैं। पूरी भूमिका, पूरी रणनीति बनी हुई है कि किस तरह से प्रत्येक विधानसभा में हम लोग चुनाव लड़ेंगे। हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि जिस तरह से 2022 से लेकर अभी तक कांग्रेस ने हर जन मुद्दे को उठाने का काम किया है, सड़क से लेकर संसद तक रोज सड़कों पर हम लोग हैं। तो इन सब को देखते हुए देश की, प्रदेश की जनता हम लोगों को स्पष्ट बहुमत देने जा रही है और हमारे सारे सीनियर लीडर एकजुट होकर इस चुनाव को लड़ेंगे और हम 2027 का चुनाव जीतकर जो प्रदेश की जन आकांक्षाएं हैं उनको पूरा करने के लिए काम करेंगे। कांग्रेस ने मुख्यमंत्री का चेहरा अभी तक स्पष्ट किया है या अभी तक चर्चाएं चल? देखिए, कांग्रेस पार्टी में कभी भी मुख्यमंत्री का चेहरा स्पष्ट नहीं होता, ये आप जानते हैं। हमारे यहाँ जब विधायक जीत के आते हैं उसके बाद विधान मंडल जो हमारे विधायक जीत के, उनमें आपस में राय मशवरा होता है और उसके बाद हाईकमान के पास वो अपना प्रस्ताव रखते हैं कि ये हमारा मुख्यमंत्री होना चाहिए और फिर हाईकमान उस पर जो है अपना फैसला देता है। यही हमारी पार्टी शुरू से चली आई है और यही आगे भी रहेगी। जैसे कि आपने बताया कि अभी चुनाव जो आपने बताया कांग्रेस चेहरा नहीं बताती है, तो अभी 27 की जो प्रक्रिया चल रही है चुनाव की, तो कांग्रेस विपक्ष की भूमिका में है और क्षेत्रीय दल उत्तराखंड क्रांति दल की अगर हम बात करें तो उत्तराखंड क्रांति दल भी इस समय काफ़ी तैयारियों के साथ मुझे लगता है कि सड़कों में दौड़ रहा है, क्षेत्र की जो पीड़ा है उसको समझ रहा है। और एक और मोर्चा है स्वाभिमान मोर्चा, जो कि उत्तराखंड के बेरोजगार संघ के जो अध्यक्ष बॉबी पवार जी थे उनके नेतृत्व में बनाए गए। तो क्या विपक्ष और ये मोर्चे जो हैं, ये यूकेडी और स्वाभिमान मोर्चा और अन्य भी कई दल हैं उत्तराखंड के क्षेत्रीय दल, क्या सब गठबंधन करने की तैयारी करेंगे? देखिए, इस पर तो क्योंकि ये प्रदेश का मामला है, मैं इस पर बहुत ज्यादा कुछ नहीं कह पाऊंगा, लेकिन इतना जरूर देखने में आ रहा है कि जिस तरह से क्षेत्रीय दल या स्वाभिमान मोर्चा की बात करें तो स्वाभिमान मोर्चा में आपने लगातार देखा कि बॉबी पवार जी की जो अभी तक की स्थितियां हैं, कहीं ना कहीं वो भाजपा की बी टीम के रूप में लोगों को दिख रही हैं। अब ये उनको सोचना है, या उनके साथ जो और लोग हैं उन्हें ये सोचना है कि वास्तव में अगर वो प्रदेश के हित में और युवाओं के हित के लिए काम कर रहे हैं तो ठीक है, लोग उनका सपोर्ट भी करेंगे। लेकिन आज स्थितियां बड़ी अलग हो रखी है। आपने अभी इसी महीने, पिछले महीने देखा कि पेपर लीक होता है
और पेपर लीक के बाद वहां पर मुख्यमंत्री जी जब हमारे साथी जो बेरोजगार साथी हैं जिन्होंने पेपर दिया वो सब लोग धरना करते हैं, मुख्यमंत्री जी उसमें आते हैं और उसमें सीबीआई की जांच की बात करते हैं। आप सब जानते हैं कि सीबीआई की जांच प्रदेश के हाथ में कहां होती है, तो किस तरह से वो लोग उत्तराखंड के युवाओं को बेवकूफ बना रहे हैं। तो उत्तराखंड का युवा मैं समझता हूं कि समझ रहा है, सच्चाई को समझ रहा है और उसका जवाब 2027 में भाजपा को वो लोग देंगे या जो उनके लिए काम करने वाले लोग हैं उनको ये मिलेगा इसका जवाब, और कांग्रेस को स्पष्ट बहुमत मिलेगा, ये हम आपको विश्वास दिलाते हैं। क्या कांग्रेस और यूकेडी आपस में यूकेडी से हम ये देखिए, हमारा तो प्रयास रहेगा कि सभी लोग जो वास्तव में भाजपा को हराना चाहते हैं वो साथ हैं, साथ मिलकर काम करें। लेकिन ये प्रदेश का मामला है, इस पर मैं बहुत ज्यादा कुछ नहीं कह सकता हूँ। प्रदेश नेतृत्व जो तय करेगा उसमें हम काम करेंगे। देवप्रयाग विधानसभा की अगर बात करें तो आप जिला पंचायत सदस्य निर्वाचित हुए और कहीं न कहीं मुझे भी सुनने में मिला है कि उत्तम सिंह नसवाल जी कांग्रेस से विधायक की दावेदारी करना चाह रहे हैं, पेश कर रहे हैं, तो क्या ये सच है? नहीं, देखिए मेरे पास जो संगठन की जिम्मेदारी है, मैं कांग्रेस का जिलाध्यक्ष हूं और उसमें मैं अपनी भूमिका निभा रहा हूं। मैं जितना हो सकता है, चाहे वो महेंद्रनगर विधानसभा से लेकर देवप्रयाग विधानसभा में जो संगठन का कार्य है उसमें हम कर रहे हैं। अब उसमें जो शुभचिंतक होते हैं वो अगर इस तरह से बात आगे बढ़ाते हैं तो देखिए वो शुभचिंतकों का काम है, लेकिन हमारा काम है सिर्फ संगठन के लिए काम करना। संगठन जिसको भी टिकट देगा उसके लिए हम लोग दिन रात मेहनत करेंगे और उसके लिए हम लगे हैं। इसीलिए हम लगातार बूथ कमेटियों के गठन से लेकर जो हमारी और कमेटियां हैं, चाहे वो मंडलम की कमेटी हो, ब्लॉक की कमेटी हो या जिले की कमेटी, इन सबको बना के और अन्य साथियों को जोड़कर इसे एक विस्तार देने का हम काम कर रहे हैं। ये हमारा वो है, बाकी जो प्रदेश नेतृत्व और हाईकमान तय करेगा उसमें हमने काम करना है। नसवाल जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय दिया।